वेलकम एवरीबॉडी, वेलकम टू द होप्स एकेडमी। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे सर? तो आज हम लोग पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म। क्या पढ़ेंगे? आइसोमेरिज्म। तो देखो आइसोमेरिज्म आज स्टार्ट हो रहा है, अगले 3 से 4-5 क्लासों में ये आइसोमेरिज्म खत्म हो जाएगा। तो आइसोमेरिज्म मैं बहुत बड़े बड़े लेक्चर्स में अपलोड करने की कोशिश करूंगा। तो आइसोमेरिज्म है क्या? तो सर आइसोमेरिज्म का मतलब होता है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म का मतलब है कंपाउंड, वैसा कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा, या तो उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा या उसका आईयूपीएसी सेम होगा। तो सर कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या बोलेंगे? वैसा कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है। दो कंपाउंड ऐसा होगा जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा बट उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा, या तो उसका आईयूपीएसी सेम होगा। क्या होगा? सेम आईयूपीएसी होगा और स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। ठीक है, तो कंपाउंड हैविंग अगर हम लोग देखते हैं तो आइसोमेरिज्म दो टाइप का होगा। एक होगा स्ट्रक्चरल। क्या होगा? स्ट्रक्चरल। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होता है? तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का मतलब है कि कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या होगा? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। आइसोमेरिज्म होने के लिए कंडीशन यही है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। तो क्या लिखेगा? कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या होगा? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। क्या हो जाएगा? स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाएगा। और अगर स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा, क्या होगा? स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा तो उस आइसोमर को क्या बोलेंगे? उस आइसोमर को बोलेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। मतलब अगर स्ट्रक्चर में डिफरेंट तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चर में डिफरेंट तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चर में डिफरेंट तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चर में डिफरेंट तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो सर अगर डिफरेंट स्ट्रक्चर में होगा तो स्ट्रक्चर डिफरेंट है, तो अभी आईयूपीएसी पढ़ के आए थे, तो किसी का भी स्ट्रक्चर को बदलेंगे तो उसका आईयूपीएसी भी चेंज हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे? डिफरेंट स्ट्रक्चर। तो इसका मतलब हो जाएगा डिफरेंट, इसका मतलब हो जाएगा डिफरेंट आईयूपीएसी। क्या हो जाएगा? आईयूपीएसी डिफरेंट हो जाएगा। अगर आईयूपीएसी डिफरेंट हुआ तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, आईयूपीएसी डिफरेंट हुआ तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। याद रहेगा। आगे बढ़े सर। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो मॉलिक्यूलर वेट भी सेम होगा। तो ऑलरेडी सी बात है कि सेम मॉलिक्यूलर वेट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? सेम एमडब्ल्यू। एमडब्ल्यू का मतलब है मॉलिक्यूलर वेट। कोई दिक्कत? एमडब्ल्यूटी मतलब मॉलिक्यूलर वेट। कोई दिक्कत है यहां तक मनीष? पोजीशन। दूसरा पोजीशन आइसोमेरिज्म। क्या होता है? पोजीशन आइसोमेरिज्म। दूसरा होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। क्या होगा? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। क्या होगा? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। क्या होगा? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। क्या होगा? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तीसरा जो होगा वो क्या होगा? पोजीशन आइसोमेरिज्म। सॉरी, स्ट्रक्चरल नहीं, चेन आइसोमेरिज्म। क्या होगा? चेन आइसोमेरिज्म। क्या होगा? चेन आइसोमेरिज्म। तो क्या होगा? चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म। अगला होगा टोटोमेरिज्म। क्या होगा? टोटोमेरिज्म। क्या हो जाएगा? टोटोमेरिज्म। क्या हो जाएगा? टोटोमेरिज्म। तो पोजीशन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म, टोटोमेरिज्म, और क्या हो जाएगा? मेटामेरिज्म और रिंग चेन आइसोमेरिज्म। और क्या होगा सर? और होगा मेटामेरिज्म। क्या होगा? मेटामेरिज्म। और क्या होगा सर? और होगा रिंग चेन आइसोमेरिज्म। क्या होगा? रिंग चेन आइसोमेरिज्म। रिंग चेन आइसोमेरिज्म। रिंग चेन आइसोमेरिज्म। तो ध्यान से सुनिएगा, लिसन केयरफुली। तो सर पोजीशन, चेन, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, टोटोमेरिज्म। तो सर यहाँ पर तो टोटल आपका कितना आइसोमेरिज्म हुआ? 5 हुआ। सर एक कोई छूट गया क्या? तो एक और है। तो पोजीशन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म, टोटोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, और एक और आइसोमेरिज्म होता है जिसका नाम होता है फंक्शनल आइसोमेरिज्म। क्या होगा? फंक्शनल आइसोमेरिज्म। क्या हो जाएगा? फंक्शनल आइसोमेरिज्म। तो रिंग चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, टोटोमेरिज्म। मेरे साथ बोलिए, टोटल 6 आइसोमेरिज्म। रिंग आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, टोटोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म और रिंग चेन आइसोमेरिज्म। एक साथ बोलिए चिल्ला के, कौन कौन सा? तो रिंग, चेन, पोजीशन, देखिए चेन, पोजीशन, रिंग, चेन आइसोमेरिज्म, टोटोमेरिज्म, मेटामेरिज्म और फंक्शनल आइसोमेरिज्म। टोटल 6 आइसोमेरिज्म होता है। किसका? स्ट्रक्चरल का। तभी मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन करूंगा कि पोजीशन, चेन क्या क्या होता है। ठीक है, चलिए यहां तक नोट करिए।
नोट कर लिए। पोजीशन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, प्रोटोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। यस 6 होता है टोटल। अब एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। चलिए देखते जाओ। पहला आइसोमेरिज्म है वो है चेन आइसोमेरिज्म। क्या है? चेन आइसोमेरिज्म। जरा ध्यान से सुनना, चेन आइसोमेरिज्म, लिसन केयरफुली। चेन आइसोमेरिज्म जो है वो चेन आइसोमेरिज्म क्या है? तो सबसे पहले किसी भी आइसोमेरिज्म के बारे में पूछा जाएगा, किसी भी आइसोमेरिज्म के बारे में बोला जाएगा तो लिखूंगा कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या लिखेंगे? कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। कंपाउंड के पास क्या होगा? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा। ये वर्ड हर जगह चिपकाना चाहिए, कोई भी आइसोमेरिज्म हो जाए तो क्या है? कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट। अगर ये चेन है तो चेन ही डिफरेंट होगा, अगर ये पोजीशन है तो पोजीशन ही डिफरेंट होगा। तो क्या है? बट डिफरेंट इन कौन सा चेन? डिफरेंट इन पेरेंट चेन। पेरेंट चेन सर, जिसको पेरेंट चेन किसको बोलते हैं सर? सर ब्रांच वाले, ब्रांच को, या तो बोलो ब्रांच, ठीक है। तो डिफरेंट इन पेरेंट चेन, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जो मेन चेन होगा वो डिफरेंट होगा। जरा ध्यान से सुनिएगा, मैं बताता हूं। यहाँ पर एक लेते हैं एग्जांपल, 4 कार्बन, 1 2 3 4, यह है 4 कार्बन। मैं इसको ऐसा बनाता हूं कि यहाँ पर ऐसा कर देता हूं। तो यहाँ पर जब देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो पेरेंट चेन में कितना कार्बन है? 4। यहाँ पर पेरेंट चेन में कितना कार्बन है? 3। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, ये पूरा का पूरा एल्केन है तो एल्केन के लिए क्राइटेरिया क्या था? कितना कार्बन है? 4। तो लिखेंगे C4। और यहाँ हाइड्रोजन कितना होगा? तो सर C4H10 होगा, सबको पता है। सर यहाँ देखेंगे तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, पूरा का पूरा एल्केन है तो C4H10 होगा। सर दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो सेम है पर दोनों का पेरेंट चेन डिफरेंट है। यहाँ पेरेंट चेन में 3 कार्बन है, यहाँ पे पेरेंट चेन में 4 कार्बन है। अगर पेरेंट चेन के कार्बन में डिफरेंट होगा तो ये कौन सा आइसोमेरिज्म कहलाएगा? चेन आइसोमेरिज्म कहलाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? तो ये क्या बोलेंगे? ये दोनों आपस में क्या, इसको 1 नंबर, इसको 2 नंबर बोलेंगे। 1 and 2 आर चेन आइसोमेरिज्म। क्या बोलेंगे? 1 and 2 आर चेन आइसोमेरिज्म, मतलब CI। कोई दिक्कत? कोई डाउट? आगे बढ़े, चलिए। तो अगला जो आता है वो आइसोमेरिज्म आता है पोजीशन आइसोमेरिज्म। क्या आता है? पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा इसको साफ सफाई कर लूं। तो यहाँ पर जरा ध्यान देंगे, कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये बात तो हर जगह चिपकेगा, बट डिफरेंट इन पेरेंट चेन के जगह पे हो जाएगा पोजीशन, बट डिफरेंट इन पोजीशन ऑफ ब्रांच, बट डिफरेंट इन पोजीशन ऑफ ब्रांच। किस में डिफरेंट होगा? पोजीशन ऑफ ब्रांच। ब्रांच, ध्यान इस बात का रखना है सर जी कि ये पोजीशन ऑफ ब्रांच जो होगा, पोजीशन ऑफ ब्रांच और फंक्शनल ग्रुप, और क्या होगा? और फंक्शनल ग्रुप, और फंक्शनल ग्रुप। पर ध्यान इस बात का रखना है कि जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो कार्बन कंटेनिंग नहीं होना चाहिए। नॉट कार्बन कंटेनिंग, कार्बन कंटेनिंग, नॉट कार्बन कंटेनिंग, कार्बन कंटेन नहीं होना चाहिए। अगर कार्बन कंटेनिंग हो गया तो फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही डिफरेंट हो जाएगा। तो नॉट कार्बन कंटेनिंग, ठीक है, नॉट कार्बन कंटेनिंग, ध्यान रखना, नॉट कार्बन कंटेनिंग, कार्बन कंटेनिंग नहीं होना चाहिए फंक्शनल आइसोमेरिज्म में। फंक्शनल आइसोमेरिज्म में फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होगा, मतलब अब देखो जरा ध्यान दो, बट डिफरेंट इन पोजीशन ऑफ ब्रांच और फंक्शनल ग्रुप, मतलब पोजीशन ऑफ ब्रांच, जो ब्रांच का पोजीशन होगा वो डिफरेंट होगा, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, जैसे सपोज करो कि मैं एक सवाल लिखता हूँ। सवाल कुछ इस तरह है कि यहाँ पर OH लगा हुआ है और यहाँ पर OH लगा, ठीक है। सर भाई जब यहाँ देखा तो यहाँ पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना है? 1 2 3, 3 कार्बन है तो C3, यहाँ 3 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन, तो कितना हो गया? 3 2 5 2 7, और यहाँ 1 हाइड्रोजन तो 8H2, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे तो 3 कार्बन, यहाँ 3, यहाँ 3, 1, यहाँ 4 2, 1 हो जाएगा 7 और 8 हो जाएगा तो CH2, ठीक है। तो देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, कोई दिक्कत? सर लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो जरा ध्यान दीजिएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो सेम है तो क्या हो जाएगा?
मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे ये जो OH फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, ये जो OH फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, ये डिफरेंट कार्बन पे लगा है, और डिफरेंट कार्बन पे लगा रहेगा तो पोजीशन ही डिफरेंट हो गया, पोजीशन ही डिफरेंट हो गया, और पोजीशन जब डिफरेंट हो जाएगा तो ये कौन सा आइसोमेरिज्म हो जाएगा? पोजीशन आइसोमेरिज्म। सर लेकिन चेन आइसोमेरिज्म और पोजीशन आइसोमेरिज्म में डिफरेंस क्या होगा? सर कैसे पता करेंगे ये कौन चेन आइसोमेरिज्म है, कौन पोजीशन आइसोमेरिज्म? तो उसके लिए एक मैजिक नंबर दिया गया है। क्या दिया गया है? मैजिक नंबर। यहाँ तक नोट करिए, फिर मैं बताता हूँ। नोट कर लिए? यहाँ तक कर लिए? चलिए आइए मैजिक नंबर के बारे में बताते हैं, मैजिक ट्रिक। ठीक है, मैजिक ट्रिक क्या बता रहे हैं? मैजिक नंबर बोलो, मैजिक नंबर बोलो, मैजिक ट्रिक बोलो, जो बोलना है बोलो। तो देखो जरा ध्यान से, फॉर फाइंडिंग किसके लिए होगा? फॉर फाइंडिंग PI और CI। ठीक है, जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखेंगे X और Y। X क्या रिप्रेजेंट करेगा? X रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ ब्रांच ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट चेन। क्या रिप्रेजेंट करेगा? नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट चेन। पेरेंट चेन में कितना कार्बन है? पेरेंट चेन में कितना कार्बन है वो कौन रिप्रेजेंट करेगा? X। Y क्या रिप्रेजेंट करेगा? ध्यान से सुनिएगा, नंबर ऑफ ब्रांच ऑफ कार्बन। ध्यान से सुनिएगा, नंबर ऑफ ब्रांच ऑफ कार्बन। अगर समझ में आया तो बोलिएगा यस सर। ब्रांच ऑफ कार्बन, ध्यान रखना, जो ब्रांच होगा यही है, नंबर ऑफ ब्रांच ऑफ कार्बन। वाई क्या जाओ बाद में, इस तरह क्यों कर रहे? रिकॉर्डिंग हो रहा है तो नहीं, बाद में आना। तो Y क्या रिप्रेजेंट करेगा? नंबर ऑफ ब्रांच ऑफ कार्बन। Y क्या रिप्रेजेंट करेगा? नंबर ऑफ ब्रांच ऑफ कार्बन। ध्यान से देखिए, ब्रांच ऑफ कार्बन, दूसरा कुछ नहीं होना चाहिए, कार्बन का ही ब्रांच होना चाहिए, और दूसरा चीज का ब्रांच हुआ तो वो तुम्हारा नहीं होगा। सर 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 अब यहाँ पर देखिए, अब हम X और Y देखेंगे तो X Y जो मैजिक नंबर है, या तो मैजिक नंबर सेम आएगा या मैजिक नंबर डिफरेंट आएगा। और अगर मैजिक नंबर सेम आता है तो होगा सेम इन पोजीशन आइसोमेरिज्म। कौन सा आइसोमेरिज्म? P आइसोमेरिज्म का मतलब है पोजीशन आइसोमेरिज्म। और अगर डिफरेंट आ जाता है मैजिक नंबर तो उसको बोलेंगे चेन आइसोमेरिज्म। क्या बोलेंगे? चेन आइसोमेरिज्म। क्या बोलेंगे? चेन आइसोमेरिज्म। कोई दिक्कत, कोई डाउट? अभी जरा ध्यान दीजिएगा। सर मुझे कुछ समझ नहीं आया, सवाल लिखते हैं। सर मुझे फाइंड करना है कि ये चेन आइसोमेरिज्म होगा कि पोजीशन आइसोमेरिज्म होगा। क्या फाइंड करना है? कि चेन आइसोमेरिज्म होगा कि पोजीशन आइसोमेरिज्म होगा। तो जरा देखिएगा ध्यान से, सबसे पहले मैं X काउंट करूंगा, तो यहाँ पर X का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो सर मेन चेन जो होता है जिसको बोलते हैं पेरेंट चेन, पेरेंट चेन में जो कार्बन है वो कितना है? तो सर 1 2 3, 3 पेरेंट चेन में कार्बन है तो यहाँ लिखेंगे 3। यहाँ पर पेरेंट चेन में कितना कार्बन है? तो 1 2 3, तो यहाँ पे आ जाएगा X 3। अब आता है Y का वैल्यू, तो सर Y क्या लिखेंगे? तो Y का मतलब है नंबर ऑफ ब्रांच ऑफ कार्बन। यहाँ तो ब्रांच है OH का, यहाँ ब्रांच है OH का, तो ब्रांच ऑफ कार्बन तो है ही नहीं, तो यहाँ भी नंबर Y लिखेंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है? पहला वाला पोजीशन आइसोमेरिज्म है। पहला वाला पोजीशन आइसोमेरिज्म है। जब हम देखेंगे तो देखेंगे मेन चेन में, पेरेंट चेन में कितना कार्बन है? 3 कार्बन है, तो लिखेंगे 3 कार्बन है। यहाँ पर पेरेंट चेन में कितना कार्बन है? तो 3 कार्बन है, तो इसका मतलब दोनों में 3 कार्बन है, तो इसका मतलब हो जाएगा X का वैल्यू 3, Y का वैल्यू 3। फिर देखेंगे सॉरी X का वैल्यू यहाँ भी 3 हो जाएगा, Y का वैल्यू यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 0, यहाँ पर हो जाएगा Y का वैल्यू 0, और 0 होगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पोजीशन आइसोमेरिज्म, क्योंकि मैजिक नंबर हो गया 30 30, तो 30 30 मतलब पोजीशन आइसोमेरिज्म। अगला 3 4 1 2, तीसरा और चेन आइसोमेरिज्म है। चेन कट गया। देखो जरा ध्यान से भाई साहब, यहाँ देखेंगे तो 1 2 3 4, तो लिखेंगे C4, यहाँ लिखेंगे A 3 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन, 3 3 6 2 8 1 9 1 10 H10O। यहाँ देखेंगे तो सर C3, सर अब तो कार्बन ही सेम नहीं है, तो ये तो आइसोमर नहीं है, नॉट आइसोमर, नॉट आइसोमर, क्योंकि आइसोमर होना पहला जरूरी है। पहले हम बोल रहे थे इससे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होना जरूरी है। हाँ ठीक ठीक। इस्माइल प्रकार तो
फिर ये वाला भी नहीं होगा, फिर तो नॉट आइसोमर है ये भी आइसोमर नहीं होगा। तो सर यहाँ देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 कार्बन है, तो C6H कितना एल्केन है तो क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखेंगे तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन और 6 कार्बन C6H14 दोनों जगह तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, तो इसका मतलब आइसोमर तो होगा ही होगा। अब बोर्ड पे लाइट आ रहा था इसलिए नहीं दिख रहा था। ठीक है, और भी आगे अब यहाँ पर क्या है C6H14 C6H14 दोनों जगह मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है। तो अब देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे पेरेंट चेन में कितना कार्बन है, X का वैल्यू हो गया 5। यहाँ पर पेरेंट चेन में कितना कार्बन है, X का वैल्यू हो गया 5। सर यहाँ पर कार्बन कितना है ब्रांच में 1, तो Y का वैल्यू हो गया 1। यहाँ Y का वैल्यू कितना हो गया 1, तो दोनों जगह 51 51, तो इसका मतलब ये जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा पोजीशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, इसका सवाल का जवाब दीजिए। नीचे 3 को बनाया है क्या बेंजीन? यस 3 बेंजीन है, तीनों क्या है पोजीशन है चेन है क्या है, तीनों तो आइसोमर है, तीनों आइसोमर है। सर तीनों का तो मॉलिक्यूलर फार्मूला बिल्कुल सही, तीनों तो आइसोमर है, लेकिन अगर हम देखें तो सर इसमें जो कार्बन का मेन चेन में कितना कार्बन है 1 2 3 4 5 6, तो क्या लिखेंगे X का वैल्यू यहाँ 6 है, यहाँ पर X का वैल्यू कितना है 6 है, यहाँ भी X का वैल्यू 6 होगा। Y का वैल्यू देखेंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, क्योंकि ब्रांच जो है वो OH का है, ब्रांच जो है वो OH का है, OH का है, तो Y का वैल्यू 0, Y का वैल्यू 0, Y का वैल्यू 0, तो टोटल मैजिक नंबर यहाँ भी 60 यहाँ भी 60 और यहाँ भी 60 मैजिक नंबर सेम होगा, तो कौन सा आइसोमेरिज्म होगा पोजीशन। पहले लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला चेक जरूर करेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर गलत हो गया ना भाई तो वो तो आइसोमर ही नहीं होगा, और आंसर में आपका दिया रहेगा जैसा आपने बताया था इस क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर स्टार लगाएंगे। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत? ठीक है, जल्दी बोलो। पहला वाला पोजीशन आइसोमेरिज्म, पहला पोजीशन आइसोमेरिज्म होगा, क्या होगा पोजीशन होगा कि फंक्शनल आइसोमेरिज्म होगा, जल्दी बोलो। फंक्शनल। चलो जरा देखते हैं, आ जाओ फटाक से। मैंने अभी बताया था कुछ, अब आप देखो ध्यान से। सर यहाँ पर 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन, क्या ऐसे मेन चेन इसी को लिया क्या? नहीं, एक और कार्बन है एल्डिहाइड वाला। जनाब कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप कोई ब्रांच में जाएगा ही नहीं, अभी तो मैं बता रहा था कि ब्रांच और फंक्शनल ग्रुप नहीं जाना चाहिए। ठीक है, यूपीएससी बोलता है कि मेन चेन में कार्बन कंटेनिंग जाएगा, तो 1 2 3 4 5, वही तो बोले थे नॉट कार्बन कंटेनिंग, अभी चिल्ला के बोल रहा था। यहाँ देखेंगे 1 2 3 4, यूपीएससी बोलता है कि फंक्शनल ग्रुप कभी ब्रांच में नहीं जाता है कार्बन कंटेनिंग, तो ये क्या हो गया, ये हो गया ब्रांच, ये हो गया ब्रांच। अब यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4 5 1 2 3 4 5 5 कार्बन है मेन चेन में, यहाँ कितना कार्बन है 4 कार्बन है, तो 4। ऐसे हमको लग रहा है कि मैजिक नंबर डिफरेंट आ जाएगा, यहाँ पर एक ब्रांच है तो 1 लिखेंगे, यहाँ पर एक ब्रांच है तो 1 लिखेंगे, दोनों नंबर डिफरेंट नंबर होगा, तो ये कौन सा आइसोमेरिज्म होगा, चेन आइसोमेरिज्म होगा। कोई दिक्कत? सही आया, समझ में आया? तो कॉन्सेप्ट ये क्वेश्चन अच्छा था, क्योंकि कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप कोई ब्रांच में जाएगा नहीं, और अभी मैं चिल्ला के वही बता रहा था कि पोजीशन आइसोमेरिज्म में कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप नहीं होना चाहिए। चलिए आइए अगला सवाल, इस सवाल पे आते हैं, इस सवाल का आंसर बताइएगा क्या। तो सर 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, मेन चेन में कितना कार्बन है 4। यहाँ देखेंगे 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, मेन चेन में कितना कार्बन है 3, तो ऐसे हमको लग रहा है मैजिक नंबर डिफरेंट आने वाला है, तो यहाँ हो जाएगा 4, और ये जो ब्रांच है यहाँ पर ये ब्रांच है, यहाँ पर ये ब्रांच है, तो यहाँ आ जाएगा 31, क्योंकि कार्बन का एक ब्रांच है जबकि यहाँ पर किसी का ब्रांच नहीं है, यहाँ 40। तो यहाँ पर देखेंगे तो मैजिक नंबर डिफरेंट, तो ये कौन सा आइसोमेरिज्म हो जाएगा, चेन आइसोमेरिज्म। क्लियर है, कोई डाउट? ठीक है, कोई डाउट नहीं है? नहीं। सही है, आगे बढ़े। नीचे वाला 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन, ये तो सही है कि दोनों में 5 कार्बन है।
ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे Position 5, isomerism। यहाँ लिखेंगे 5, यहाँ पे लिखेंगे 0, यहाँ लिखेंगे 0, क्योंकि जो लगा हुआ है कंटेनिंग ब्रांच, वो ब्रांच जो है वो कार्बन का नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा? पोजीशन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट में क्या उसका डेफिनेशन में क्या चिपकाएंगे? कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग सिमिलर कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये बात तो हर जगह चिपकाना है, बट इस बार क्या होगा? डिफरेंट, बट डिफरेंट इन अरेंजमेंट ऑफ एटम, एटम में डिफरेंट होगा, डिफरेंट इन अरेंजमेंट ऑफ, एटम, अरेंजमेंट ऑफ एटम, डिफरेंट इन अरेंजमेंट ऑफ एटम, डिफरेंट इन अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। ठीक है, डिफरेंट इन अरेंजमेंट ऑफ एटम्स नहीं बोलो, डिफरेंट इन अरेंजमेंट ऑफ एटम्स बोल नहीं बोल सकते यहाँ पर, डिफरेंट इन अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप्स बोलो। क्या बोलो? डिफरेंट इन अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप्स। अब डिफरेंट इन अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप होगा, ठीक है, आइदर दी साइड ऑफ ब्रिंगिंग फंक्शनल ग्रुप, आइदर साइड, आइदर साइड मतलब डिफरेंट साइड, आइदर साइड मतलब डिफरेंट साइड, आइदर साइड ऑफ ब्रिंगिंग फंक्शनल ग्रुप, आइदर साइड ऑफ ब्रिंगिंग फंक्शनल ग्रुप, आइदर साइड ऑफ ब्रिंगिंग फंक्शनल ग्रुप। क्या हो जाएगा? फंक्शनल ग्रुप। तो इसको क्या बोलेंगे? मेटामेरिज्म, मेटामेरिज्म। सर मुझे कुछ समझ में नहीं आया। जैसे जस्ट लाइक सपोज करो कि मैं एग्जांपल देता हूँ ईथर का, क्या होगा? ईथर का। तो मान लो ईथर का एक एग्जांपल देते हैं, ये क्या है? ये ओ जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो रिप्रेजेंट कर रहा है ईथर को, दोनों साइड अलग अलग कार्बन कर देते हैं। जैसे जस्ट लाइक सपोज करो यहाँ पर ये ओ है, इस साइड में 2 कार्बन है, इस साइड में 1 कार्बन है, ठीक है, ठीक है, और नहीं तो 2 कार्बन इधर भी कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या कर देते हैं? इस साइड में 3 कार्बन कर देते हैं, और यहाँ पे क्या कर देते हैं? यस, यहाँ तक ही करते हैं। चलो जरा ध्यान दो। अब हम देखेंगे तो देखेंगे कि ये जो O है, ये O भाई साहब के साइड में, दोनों साइड में कितना कितना कार्बन है? 2C 2C, सही है। इस O के बगल में देखेंगे तो इधर कितना कार्बन है? 3C, और इधर है 1C। तो क्या है? तो O के दोनों साइड डिफरेंट डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन लगा हुआ है ना, जबकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा। देख लो, 4 कार्बन है तो C4H, 3 6 2 8 10 12, ठीक है, 3 6 और 6 4 10 हो जाएगा, ठीक है। तो C4H10O हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? C4H10O हो जाएगा। तो दोनों कंपाउंड में मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है। क्या है? मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है, बट डिफरेंट क्या है? सर डिफरेंट जो है वो क्या है? दोनों वो जो लगा हुआ फंक्शनल ग्रुप है उसके दोनों साइड में डिफरेंट कार्बन, अगर डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ₹100 received on phone pay. तो क्या हो जाएगा? उसको हम लोग बोलेंगे मेटामेरिज्म। क्या बोलेंगे? मेटामेरिज्म। क्या बोलेंगे? मेटामेरिज्म। समझ में आया? कोई दिक्कत? अरे हाँ की ना, मतलब फंक्शन बोलो। यहाँ फंक्शनल ग्रुप चेक करना है ना? यस, नहीं, फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड में डिफरेंट डिफरेंट कार्बन लगा हो, बस ये बात चेक करना है, ठीक है। ठीक। चलिए, जैसे कुछ सवाल कराएंगे सर तो और समझ में आएगा। चलिए, फॉर्मूला सेम है लेकिन फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होगा तो उसको कौन सा आइसोमेरिज्म बोलेंगे? फंक्शनल आइसोमेरिज्म। सर मेरे को एक एग्जांपल दीजिए। जैसे जस्ट लाइक सपोज करो कि मैं एग्जांपल देता हूँ ऐसा कुछ, देखो जरा ध्यान से, ठीक है, ऐसा कुछ एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, अल्फा काम करते हैं कि यहाँ पर, ये हाँ बोलो, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? इधर वाला, ये वाला तो बता रहे हैं, ध्यान दो। सबसे पहले देखेंगे 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन और ये 4 कार्बन है। जब इसमें बनाए तो ये क्या हो जाएगा? 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन और यहाँ 4 कार्बन। हाउ मेनी कार्बन? दोनों में 4 कार्बन प्रेजेंट है, कोई दिक्कत नहीं। अब जरा ध्यान देना, यहाँ पर देखेंगे सर तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन भी होगा। तो जब ये फंक्शनल ग्रुप जिसमें CHO होता है तो ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप होगा? एक हाइड्रोजन अपने मन से भाई साहब एक अपने ध्यान से, अगर यहाँ देखे तो ये कार्बन कितना बॉन्ड बनाया है? कितना बॉन्ड बनाया? जल्दी बोलो। 3 बनाया है। 3 बॉन्ड। तो एक और बॉन्ड हाइड्रोजन का होगा नहीं क्या? क्या तुम भी गजब वाला बात करता है। एक बॉन्ड हाइड्रोजन का होगा ना, टोटल 4। इंट्रा मॉलिक्यूलर
H ट्रांसफर। क्या होता है? इंट्रामोलिकुलर H प्लस का ट्रांसफर। किसका ट्रांसफर करेंगे? H प्लस का ट्रांसफर करेंगे, या फिर इंट्रामोलिकुलर H प्लस का ट्रांसफर होगा। मतलब क्या बोल सकता है? प्रोटॉन का ट्रांसफर होगा। जरा ध्यान देना, इंट्रामोलिकुलर H ट्रांसफर होगा। सर इसके लिए कंडीशन होगा ना कि टोटोमेरिज्म कहाँ एग्जिबिट करता है, तो कंडीशन क्या है? सुनिएगा जरा ध्यान से। कंडीशन क्या है? तो कंडीशन ये है टोटोमेरिज्म के लिए कि सबसे पहला कंडीशन ये है कि यहाँ पर अल्फा कार्बन शुड बी sp3 हाइब्रिडाइज। अल्फा कार्बन शुड बी sp3 हाइब्रिडाइज। क्या होना चाहिए? अल्फा कार्बन जो होना चाहिए वो हाइब्रिडाइज होना चाहिए sp3। क्या होना चाहिए? sp3। सही है। अल्फा कार्बन क्या होता है तो अभी बताएंगे। इसके बाद होता है सेकंड कंडीशन है कि अल्फा कार्बन शुड हैव एटलीस्ट एटलीस्ट वन अल्फा एच। कितना अल्फा एच होना चाहिए? एटलीस्ट वन अल्फा एच होना चाहिए। सर मतलब देखिए जरा ध्यान से समझिएगा, मैं बोलना चाह रहा हूं कि कार्बन डबल बॉन्ड ओ रहेगा। क्या रहेगा? कार्बन डबल बॉन्ड ओ रहेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर एक CH3 लगा होगा, यहाँ पर भी एक CH3 लगा होगा, यहाँ पर मान लो यहाँ पर CH2 लगा होगा, यहाँ पर एक CH3 लगा होगा। जरा ध्यान देना, ये जो डबल बॉन्ड O है, इससे पहला जो कनेक्टेड कार्बन होगा उस कार्बन को अल्फा कार्बन बोलेंगे। तो ये कार्बन क्या कहलाएगा? अल्फा कार्बन। उसके बगल वाला कार्बन क्या कहलाएगा? बीटा कार्बन। और उसके अगर रहता तो वो क्या होता? गामा कार्बन। ऐसा चलते रहता है। ठीक है, तो जरा ध्यान देना, बोल रहा है कि अल्फा कार्बन शुड बी sp3 हाइब्रिडाइज। इसका मतलब होना चाहिए कि जो अल्फा कार्बन के पास कम से कम 4 सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए। कितना सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए? 4 सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए। कितना बॉन्ड होना चाहिए? 4 सिग्मा बॉन्ड। क्या होना चाहिए? 4 सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए। किसके पास? अल्फा कार्बन के पास। किसके पास? अल्फा कार्बन के पास। कितना बॉन्ड होना चाहिए? सिग्मा 4 सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए। और सुनिए, पहला कंडीशन ये बोलता है कि sp3 हाइब्रिडाइज तो तभी होगा जब सम होगा 4 के बराबर, और 4 सम तभी होगा जब 4 सिग्मा हो जाए। क्या हो जाए? 4 सिग्मा बॉन्ड हो जाए। कोई दिक्कत? अरे कोई डाउट है? नहीं, हाँ हमको कुछ समझ में नहीं आया। अच्छा, कुछ भी समझ नहीं आया? चलिए देखिए ध्यान से जनाब। नहीं, हमको वो सब समझ में आता है, सिग्मा पाई ये लेगी। यस, तो और क्या समझ नहीं आया? समझ में नहीं आया। तो क्या समझ नहीं आया ये बताओ बीटा। भाई साहब। ये कार्बन डबल बॉन्ड O था। कार्बन सुनो, अब कैसे कार्बन डबल बॉन्ड O था, हाँ, इससे कनेक्टेड पहला कार्बन अल्फा कार्बन होगा। कार्बन डबल बॉन्ड और तो है ही। हाँ, उससे जो कनेक्टेड पहला कार्बन होगा वो अल्फा कार्बन अच्छा, होगा। कार्बन डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन। सर अब तुम बोलेगा सर ये तो कनेक्टेड, ये भी तो डायरेक्टली कनेक्टेड था, तो क्या ये अल्फा कार्बन नहीं होगा? तो एग्जैक्टली ये भी अल्फा कार्बन होगा। तो कोई भी अल्फा कार्बन होना चाहिए। या तो यार सर यहाँ 2 अल्फा कार्बन है, हमसे से 2 अल्फा कार्बन होगा ही होगा। अगर 2 अल्फा का 1 अल्फा कार्बन भी हो सकता है। तो अगर अल्फा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होगा, अल्फा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। इसका किधर भी अगर sp3 हाइब्रिडाइज होगा तो टोटोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा, और अल्फा कार्बन के पास एटलीस्ट 1 अल्फा एच होना चाहिए। तो ये जो अल्फा कार्बन है इस पे कितना हाइड्रोजन लगा है? 2, और 2 हाइड्रोजन है तो इसका मतलब इसके पास अल्फा एच कितना है? 2। कितना अल्फा एच है? 2। तो यहाँ पर अल्फा एच, तो 1 अल्फा एच कम से कम होना चाहिए, तभी टोटोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा। किसके लिए? कंडीशन फॉर एग्जीबिशन, मतलब एग्जिबिट करने के लिए। एग्जिबिट करेगा कि नहीं करेगा? टोटोमेरिज्म होगा कि नहीं होगा? तो टोटोमेरिज्म के लिए कंडीशन यही है। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, तो ये 4 सिग्मा बॉन्ड है उसके पास। किसके पास? इसके पास। हाँ, चलिए आइए देखते हैं कितना हाइड्रोजन है। 3। और ये कार्बन से एक बॉन्ड कनेक्टेड है, बनाओ। 1 सिंगल बॉन्ड है। 2 हाँ, 3। तो ये 1 सिंगल, हाँ, इसके पास 2 सिंगल, 3 सिंगल, 4 सिंगल। हाँ, 4 सिग्मा बॉन्ड इसके पास भी है, तो इसके पास भी होगा। 2 तो ऐसे दिख रहा है, 2 हाइड्रोजन वाला। ठीक है, कोई हाँ, दिक्कत? हाँ। सही है। नहीं, डबल बॉन्ड आता तो फिर कम हो जाता, 1 सिग्मा बॉन्ड कम हो जाता। ठीक है, तो सर ये किसके लिए था? सर ये जो था कंडीशन फॉर एग्जीबिशन ऑफ कीटो इनॉल कन्वर्जन। किसके लिए? कीटो इनॉल कन्वर्जन। किसके लिए था? कीटो इनॉल कन्वर्जन। अभी जरा सुनिएगा सर, ये कीटो इनॉल क्या होता है मैं बताऊंगा, अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। सुनिएगा जरा ध्यान से, किसके लिए था? कीटो इनॉल कन्वर्जन। कीटो इनॉल, इनॉल का इनॉल लिखो, कीटो इनॉल कन्वर्जन।
सर ये कीटोइनॉल कन्वर्जन क्या है, तो सुनिएगा जरा ध्यान से। कीटोइनॉल कन्वर्जन का मतलब क्या है? कीटो का मतलब हो जाएगा कीटोन। मैं दिखाया कि कार्बन डबल बॉन्ड है, कीटोन है। और इनॉल का मतलब है, इसको अलग करेंगे तो इन मतलब हो गया डबल बॉन्ड, ऑल मतलब हो जाएगा अल्कोहल। क्या हो जाएगा? ऑल मतलब अल्कोहल। अभी दिखाएंगे हम आपको कीटोइनॉल मतलब कि कीटोन से एल्कीन और अल्कोहल में कैसे चेंज करते हैं। तो इसके लिए जो था कम सी कंडीशन क्या होना चाहिए कि अल्फा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, अल्फा कार्बन शुड हैव एटलीस्ट 1 अल्फा H होना चाहिए। तो सर ये जो कंडीशन है वो कीटोइनॉल कन्वर्जन के लिए लगेगा, मैक्सिमम के लिए यही कंडीशन लगेगा। ठीक है, चलिए यहाँ तो कोई डाउट? चलिए सवाल करेंगे तो आप हमको बताइएगा थोड़ा फटाफट कि सवाल क्या है, जल्दी से थोड़ा फटाफट बताइएगा। अब हमको बताना है यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक जो है वो क्या है, जरा ध्यान से सुनिएगा। इसमें बोलता है हाउ टू कन्वर्ट टोटोमेरिज्म, हाउ टू ड्रॉ टोटोमेरिज्म स्ट्रक्चर, ऐसे कुछ सवाल पूछा जाएगा। तो देखो जरा ध्यान से, टोटोमेरिज्म का ध्यान से सुनना। तो यहाँ लिखेंगे हाउ टू ड्रॉ टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म कैसे बनाएंगे? टोटोमेरिज्म, जरा ध्यान से सुनिएगा। हाउ टू ड्रॉ टोटोमेरिज्म, कैसे बनाएंगे टोटोमेरिज्म को? तो टोटोमेरिज्म बनाने के लिए सबसे पहला जो देखते हैं वो देखते हैं कीटोइनॉल कन्वर्जन। अब जरा सुनना, ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला है क्लास 12th में, कीटोइनॉल कन्वर्जन। कीटो का मतलब हो जाएगा कीटोन, इन का मतलब हो जाएगा डबल बॉन्ड, और ऑल का मतलब हो जाएगा अल्कोहल। क्या हो जाएगा? अल्कोहल। अब जरा ध्यान देना, यहाँ पर देखो मैं बनाता हूँ कार्बन डबल बॉन्ड हो, क्या बनाया? कार्बन डबल बॉन्ड हो। यहाँ पर बना देते CH3, यहाँ पर बना देते CH3। अब जरा ध्यान देना, लिसन केयरफुली। मैंने क्या किया, इसको यहाँ पर हम लोग जब कीटोइनॉल कन्वर्जन बनाएंगे तो यहाँ पर एरो कुछ इस तरह देंगे, एरो कुछ इस तरह देंगे। अब जरा ध्यान से सुनना, ठीक है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को चेक करेंगे। किसको चेक करेंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को। तो बताओ जल्दी से कि कार्बन और ऑक्सीजन में कौन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है? किसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है? तो जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा होता है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है। तो किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा? O का। तो ऑक्सीजन को देंगे 1 नंबर, कितना देंगे? 1 नंबर। फिर कार्बन को देंगे 2 नंबर। अब हमको कोई भी अल्फा कार्बन को तीसरा नंबर देना है जिसके पास sp3 हाइब्रिडाइज हो। तो ये भी sp3 हाइब्रिडाइज, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं? 3 नंबर देते हैं। अब जरा मेरी बात को सुनना, इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर एक बात लिखेंगे चमचमाता हुआ। वो बात क्या लिखेंगे कि 1 2 का पाई बॉन्ड, 1,2 का पाई बॉन्ड को क्या करना? 1,2 का पाई बॉन्ड को 2 3 पर शिफ्ट करो। कहाँ शिफ्ट करो? 2 3 पर शिफ्ट करो। 2 3 पर शिफ्ट करो। कहाँ शिफ्ट करो? 2 3 पर शिफ्ट करो। और सुनिएगा, 1 2 का पाई बॉन्ड को 2 3 पर शिफ्ट करो। 3 का जो H होगा उसको 1 पर ले जाओ, उसको 1 पर ले जाओ। कहाँ ले जाओ? 1 पर ले जाओ। जरा ध्यान से सुनना, फिर से पढ़ो। 1 2 का पाई बॉन्ड मतलब 1 2 में जो डबल बॉन्ड है उसको 2 3 पर शिफ्ट कर देना, और 3 का जो H होगा उसको 1 पर ले जाना। क्लियर है? अब जरा ध्यान देना, यहाँ लिखेंगे CH3, यहाँ लिखेंगे C। अब यहाँ पर क्या है? 1 2 का पाई बॉन्ड को कहाँ शिफ्ट करना था? 2 3 पे कर दिए। अब 2 3 का जो 3 का H है उसको 1 पे H कर देना है। तो ये क्या हो जाएगा? OH हो जाएगा, और यहाँ पर जो हो जाएगा वो H2 हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब जरा मेरी बात को सुनो। 1 2 का पाई बॉन्ड। हाँ, 1 2 का पाई बॉन्ड मतलब इसमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड होता है ना, डबल बॉन्ड। पाई बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड वाला कोई एक बॉन्ड उठा लो। तो उसको क्या कर दिए हम लोग? अब कर दिए 2 3 पे शिफ्ट कर दिए। देख लो ये 2 3 का पोजीशन देखो यहाँ शिफ्ट हो गया। अब जरा देखना, ये 2 3 इन है तो इन मतलब EN, और ये अल्कोहल है तो ऑल। तो हम लोग इसको किस में चेंज कर दिए? इन ऑल में चेंज कर दिए। किस में चेंज कर दिए? इन ऑल में। तो कीटो से इनॉल में चेंज कर दिए। तो क्या कहलाएगा? कीटो इनॉल कन्वर्जन। कोई दिक्कत? कोई डाउट? नहीं, मतलब क्या बोला गया? कीटो इनॉल कन्वर्जन। 1 2 का पाई बॉन्ड को 2 3 पर शिफ्ट करो, 3 का H को 1 पर शिफ्ट करो, 1 पर ले जाओ। 3 का H को 1 पर ले जाओ, ठीक है, 1 पर ले जाओ। कोई दिक्कत नहीं? हम हिंदी में लिख लेते हैं। लिख लो।
लिख लिया। अब कोई भी कन्वर्जन होगा तो हर कन्वर्जन को इसी तरह बनाना है। मैं एक ही बता रहा हूँ, आपका दुनिया का कोई भी कन्वर्जन होगा सबको ऐसे ही करना है। कैसे चेक कर रहा है? तो जिस जिसके बीच में डबल बॉन्ड होगा उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को चेक करना। अगर मान लीजिए सर कि यहाँ पर कोई और रहता, कार्बन डबल बॉन्ड नहीं रहता, कोई और रहता, तो उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को चेक करते किसके पास कौन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ ऑक्सीजन का था, वहाँ कोई और होगा, वहाँ अगर कोई और होगा तो उसमें क्या करना है, जिसके बीच में पाई बॉन्ड बना पाई बॉन्ड को ट्रांसफर कर देना, जिसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा उसके पास जोड़ देना। सर एक और करके दिखाइए। नंबरिंग कहाँ से करेंगे? नंबरिंग जिसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, जिसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा उसको नंबरिंग 1 देंगे। क्या देंगे? 1 देंगे नंबर। कोई दिक्कत नहीं। चलिए सर एक और करके दिखाते हैं ना सर, तब और बढ़िया से समझ में आता है। तो लिखिएगा एमीन, इमीन। क्या लिखेंगे? इमीन। एक और करके दिखाते हैं इमीन से एंड इनडामाइन में कैसे चेंज करेंगे। तो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड NH, इसको क्या बोलेंगे? इमीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इमीन। अब जरा लिसन केयरफुली, क्या बोलेंगे? इमीन बोलेंगे। अब देखना ध्यान से। सर कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड बना है, कौन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, किसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? इसका क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन का। जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो इसको देंगे 1, इसको देंगे 2, इसको देंगे 3। बात वही होगा कि 1 2 का पाई बॉन्ड को 2 3 पे शिफ्ट कर देना। कर दिए। 1 2 का पाई बॉन्ड जो है उसको यहाँ शिफ्ट कर दिया, तो ये क्या हो गया? CH3, ये हो जाएगा CH। अच्छा सॉरी यार, CH2 नहीं होगा, CH होगा। CH2 होगा क्या? हाँ CH2 होगा, यस। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? CH डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे हो जाएगा NH2। आप गौर से देखिएगा कि यहाँ CH2 था, यहाँ CH हो गया, डबल बॉन्ड यहाँ था, डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, और यहाँ NH2 हो गया। तो यहाँ पर EN डबल बॉन्ड के लिए EN, NH2 के लिए अमीन। तो क्या हो जाएगा? इन अमीन में चेंज हो गया। किस में चेंज हो जाएगा? इन अमीन में। तो किसी का भी आज दुनिया का कोई भी कन्वर्जन हो तो इसी तरह करेंगे। 1 2 का पाई बॉन्ड 2 3 पे शिफ्ट करेंगे, और 2 3 का पाई बॉन्ड को 2 3 का H को 1 पे शिफ्ट करेंगे। ये काम अगर सीख गए ना तो आराम से फटाफट किसी का भी कन्वर्जन कर देंगे। कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए यही था। यस। तो आप कुछ सवाल करते हैं, कुछ सवाल करते हैं सर जी, तब तो सीखेंगे। तो सवाल लिखिएगा फटाफट। टोटो में इसका बनाना, इसको किस में कन्वर्ट करना है? इसका टोटोमेरिज्म बनाना है। अच्छा ये कीटोन है, तो ये हो जाएगा आपका कीटो इनोल कन्वर्जन होगा ना इसका? कीटो इनोल कन्वर्जन, यस। अब वो याद नहीं रखो ना, फटाफट बन जाएगा। आप किसी का भी लगाओ ना दिमाग, सब बन जाएगा तुरंत। ठीक है, जल्दी से। इसका नाम है रिंग चेन आइसोमेरिज्म। रिंग चेन आइसोमेरिज्म क्या होता है सर? तो रिंग चेन आइसोमेरिज्म का मतलब है कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। भाई अब तो याद हो गया होगा। एक लाइन तो सब में चिपकाना है। क्या चिपकाना है? कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या होना चाहिए? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चाहिए। बट डिफरेंट क्या होगा सर? आपकी बार हो जाएगा एक रिंग होना चाहिए, एक रिंग होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? एक चेन होना चाहिए। मतलब कि अगर एक रिंग है तो दूसरा चेन में होना चाहिए। जैसे लाइक सपोज करो कि मैं ऐसे करके बनाता हूँ, ये तुम्हारा है और ये तुम्हारा है, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे तो सर ये 3 कार्बन है, जबकि यहाँ भी 3 कार्बन है, ठीक है। तो यहाँ 3 कार्बन, यहाँ 3 कार्बन, तो यहाँ क्या लिखेंगे? C3। क्या लिखेंगे? C3। H कितना हो जाएगा? तो 2 4 6 C3H6। जब यहाँ देखेंगे तो 3 कार्बन है, यहाँ लिखेंगे तो 3 1 4 और 2 6, तो C3H6। दोनों के पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट दोनों का एक चेन है, दूसरा रिंग है। तो क्या कहलाएगा? रिंग चेन आइसोमेरिज्म कहलाएगा। कोई दिक्कत? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ यस, यहीं तक इसका कॉन्सेप्ट है कि एक रिंग होना चाहिए, दूसरा चेन होना चाहिए, कंपाउंड के पास सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होना चाहिए।
अच्छा सर, जब मान लीजिए कोई सवाल आएगा उसमें बोलेगा कि इनमें से कौन सा आइसोमेरिज्म है, तो कैसे पता करेंगे कि कौन सा आइसोमेरिज्म? तो उसके लिए एक शॉर्टकट दिया गया। शॉर्टकट क्या है? RTFM CP, ठीक है? मतलब है R का मतलब हो जाएगा रिंग, T का मतलब हो जाएगा टोटो, रिंग, टोटो, फंक्शनल, मेटा, चेन। लेकिन इसको हम लोग असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में क्यों लिख रहे हैं? बता रहे फंक्शनल, मेटा, पोजीशन। अब जरा ध्यान देना, कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसमें हम लोग क्या करेंगे? कोई भी क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या उसमें रिंग चेन आइसोमेरिज्म तो नहीं है, ठीक है? अगर रिंग चेन आइसोमेरिज्म नहीं हो तो फिर टोटोमेरिज्म चेक करेंगे। टोटोमेरिज्म नहीं होगा तो फंक्शनल ग्रुप होगा, तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म, नहीं तो फिर मेटामेरिज्म मतलब नहीं तो फिर चेन ऑफ पोजीशन। और चेन ऑफ पोजीशन में पता लगाने का तरीका मैंने बता दिया है। तो कैसे निकालते? मैजिक नंबर से। मैजिक नंबर अगर सेम होगा तो पोजीशन आइसोमर होगा, मैजिक नंबर डिफरेंट होगा तो चेन आइसोमेरिज्म होगा। तो ऐसे करके ये तरीका है, ये तरीका से आप सीख सकते हैं, ठीक है? अब मैं आपको बता देता हूँ कि अगर मान लीजिए सर, लेट अस सपोज कुछ बड़ा कंपाउंड आ गया, आपने तो छोटा बताया। अगर मान लीजिए एल्केन रिलेटेड जैसे लिख देगा कि चलिए बताइए C7H16 का कितना आइसोमर होगा, तो इसके लिए क्या करेंगे? और ऐसे एग्जाम में अक्सर आता है, तो ऐसा आइसोमर बार वहां निकाल के नहीं दिखेंगे, तो इसके लिए एक चार्ट है, वो चार्ट मैं आपको लिखा देता हूँ, उस चार्ट को आप याद कर लेंगे, ठीक है? तो जल्दी से वो चार्ट लिख देते हैं फटाफट, तो हो जाएगा काम फिनिश, ठीक है? चलिए। अच्छा, इसका कितना आइसोमर्स है? यस, नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म ऑफ चेन, ठीक है? ऑफ चेन, ठीक है? नंबर ऑफ चेन आइसोमेरिज्म, नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म ऑफ एल्केन, ठीक है? स्ट्रक्चरल में कौन सा? चेन आइसोमेरिज्म। हाँ, चेन आइसोमेरिज्म। तो टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म ओपन चेन, ठीक है? टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इन ओपन चेन। कहां पर? ओपन चेन में ऑफ एल्केन। किसका? ऑफ एल्केन। एल्केन का मतलब कार्बन और कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड होगा? सिंगल बॉन्ड होगा। ध्यान देना, सबसे पहला आता है CH4, दूसरा आता है C2H6, फिर तीसरा आता है C3H8, चौथा आता है C4H10। अरे भाई ये सब तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, C5H12, C6H14, C7H16, C8H18, C9H20 और C10H22। कोई दिक्कत? ये एल्केन का लिख दिए, ठीक है? तो इसका हम लोग यहाँ पर लिख दिया है, कौन सा है? एल्केन है। अब इसका नंबर ऑफ आइसोमर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ आइसोमर लिखेंगे, जरा ध्यान से, ठीक है? तो देखो, एक नंबर याद रखना है, देखिए एक नंबर आपको याद रखना है, 1 1 2 1 1 1 2 3 5, 1 1 1 2 3 5, 9 18 35, कितना? 9 18 35, और लास्ट का जो हो जाएगा वो हो जाएगा 75। और आपको ये याद रखना होगा, एग्जाम में डायरेक्ट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देगा, एल्केन का पूछेगा नंबर ऑफ आइसोमर, तो वह निकाल नहीं पाएंगे। 75 निकालते तो 3 घंटे का एग्जाम पार हो जाएगा, ठीक है? तो क्या करेंगे? याद रखेंगे, 1 1 1 2 3 5 9 6 15, 9 के बाद क्या हो जाएगा? 18 के बाद 35 और 35 के बाद 75। याद रखना, तो मेरे साथ बोलो, 1 1 1 2 3 5, 1 1 1 2 3 5 9 18 35 और 30 75, ठीक है? तो ये याद हो जाएगा आराम से। तो 1 1 1 1 1 देखो, सबसे पहले मैं ऐसे बताता हूँ, देखो मेरे साथ बोलना, 1 1 1 2 3 5
9, 18, 35, 75 हो जाएगा। अब जैसे मैं अपना हाथ पे काउंटिंग करूंगा फटाफट, आपको अपना हाथ ओपन करना है और देखना है। जैसे मुझसे पूछेगा चलिए बताइए C5H12 का कितना होगा, तो मैं ऐसे करूंगा 1 1 1 2 3, 1 2 3 तो 5 3 ही हो गया ना भाई, 3 हो गया। हाँ, तीन। अब जैसे पूछेगा C7 का बताइए, तो मैं क्या करूंगा 1 1 1 2 3, तो 5 पूरा खत्म, फिर 5, फिर हो जाएगा तुम्हारा 5 के बाद क्या हो जाएगा 9, तो 6 का 7 का कार्बन के लिए क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। समझ में आया? 7वां कार्बन के लिए क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। 8वां कार्बन के लिए क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। 9वां कार्बन के लिए क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा। और 10वां कार्बन के लिए 75 हो जाएगा। कोई दिक्कत? 1 1 1 2 3 5 9 18 35 75। यस, एकदम इजी। और अभी याद करने का तरीका है, दीवार में लिख के चिपका डालो, सबसे बेस्ट तरीका। ठीक है, अब हम याद हो गया 1 1 1 2 3 5 9 18 35 75। ठीक है। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक पे। तो यहाँ आज की क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में किसी नए नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। थैंक यू एवरीबॉडी।